This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. पिछली वीडियो में मैंने आपको राज्यों के पुनर्गठन के बारे में डिटेल से बता दिया था और यह भी बता दिया था कि मध्य प्रदेश का उद्गम कैसे होता है, मध्य प्रदेश का गठन उन राज्यों के साथ ही होता है और किस प्रकार से होता है। ओके, अब इस वीडियो से मैं आपको स्पेशल तौर पर मध्य प्रदेश का गठन, उसका वर्तमान स्वरूप, क्या क्या आंतरिक उसका पुनर्गठन क्या रहा, इस वीडियो से मैं आपको निरंतर इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी। ओके, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह उन लोगों तक पहुंच सके जिन्हें इनकी जरूरत है। ओके, तो हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर स्वतंत्रता से लेकर 1956 तक, जब तक राज्यों का पुनर्गठन नहीं हुआ था, तब तक आखिर मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी है। आपको बताते चलूं कि मध्य प्रदेश, जो आज मध्य प्रदेश के नाम से हम जानते हैं, इस नाम का कोई भी अस्तित्व स्वतंत्रता के दौरान या स्वतंत्रता के पूर्व नहीं था। ओके, मध्य प्रदेश का जो भी वर्तमान नाम है वो स्वतंत्रता एवं स्वतंत्रता के पूर्व नहीं था। हम देखते हैं 1947 अर्थात स्वतंत्रता से लेकर, स्वतंत्रता के बाद से लेकर 1956 तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को 3 स्टेटों में बांटा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को 3 स्टेटों में बांटा जाता है, स्टेट ए, स्टेट बी और स्टेट सी। ओके, हम सबसे पहले बात करते हैं स्टेट ए की। स्टेट ए में क्या क्या शामिल थे? स्टेट ए में सीपी प्रांत, सीपी मतलब होता है सेंट्रल प्रोविंस, बरार छत्तीसगढ़ का हिस्सा और साथ में बघेलखंड का हिस्सा। याद रखिएगा, स्टेट ए में सीपी, बरार, छत्तीसगढ़ और बघेलखंड शामिल थे। इन्हें मिलाकर स्टेट ए बनाया गया। ओके, सीपी और बरार की बात करें तो सीपी और बरार भारत के वह प्रांत थे जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। सीपी और बरार भारत के वह प्रांत थे जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन थे और इन क्षेत्रों को मध्य भारत के उन राज्यों को, मध्य भारत के उन स्थानों को मिलाकर बनाया गया था जिन स्थानों को अंग्रेजों द्वारा मुगलों एवं मराठों से जीता गया था। ओके, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक बार और मैं बोल देती हूँ, सीपी एवं बरार वह स्थान थे, भारत के वह प्रांत थे जहां पर ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य था और यह मध्य भारत के उन क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ था जिन क्षेत्रों को अंग्रेजों द्वारा मराठों और मुगलों को हराकर प्राप्त किया गया था। ओके, तो हम आपको ये पता चल गया कि स्टेट ए में सीपी, बरार, छत्तीसगढ़ और बघेलखंड शामिल थे, जिसकी राजधानी में आपको लोकेशन दिखाऊं तो ये है लोकेशन। अगर हम 1947 से 1956 तक के मध्य प्रदेश की बात करें तो ये है हमारा मध्य प्रदेश, जो कि 1947 स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर 1956 वर्तमान स्वरूप के पूर्व तक था। ओके, मैं यहाँ पर ये जो ब्लैक आपको लाइन दिख रही है, ये ब्लैक कलर की आपको कुछ सीमाएं दिख रही हैं, इस सीमा से मैंने आपको तीनों स्टेटों को पृथक कर दिया है। ये है स्टेट ए का भाग, ये है स्टेट ए जिसे नाम दिया गया था मध्य प्रदेश। इतना जो भाग था इसे नाम दिया गया था मध्य प्रदेश, ये था स्टेट ए का भाग। अब ये देखिए, यहाँ पर देखिए, पहले मुंबई महाराष्ट्र नाम के राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था। मुंबई स्पेशली राज्य था, मुंबई एक अलग सा राज्य था और नागपुर, ये सब जो हिस्से थे, छत्तीसगढ़, ये सारे बरार, सीपी स्टेट ए में शामिल थे। तो अगर स्टेट ए की बात की जाए कि स्टेट ए की राजधानी क्या थी, तो स्टेट ए की राजधानी बनाई गई थी नागपुर। ओके, स्टेट ए की राजधानी बनाई गई थी नागपुर और स्टेट ए के प्रमुख कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। और स्टेट ए को ही कहा जाता था मध्य प्रदेश, जो कि आपके सामने ये मैंने बनाया है। ओके, फिर स्टेट बी की बात करते हैं तो स्टेट बी में ये है, जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये पश्चिमी जो भाग दिख रहा है, ये था स्टेट बी। स्टेट बी में पश्चिम की 25 रियासतों को शामिल किया गया था, अर्थात
पश्चिम की 25 रियासतों को इकट्ठा करके स्टेट बी बनाया गया था और स्टेट बी का नाम रखा गया था मध्य भारत, अर्थात मध्य भारत कहा जाता था इस क्षेत्र को। ओके, याद रखिएगा, स्टेट बी को क्या कहा जाता था? मध्य भारत। और इसमें कौन से क्षेत्र शामिल थे? पश्चिम की 25 रियासतें इसमें शामिल थी। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी 6 महीने के लिए इंदौर थी और 6 महीने के लिए ग्वालियर, अर्थात 6 महीने के लिए इसकी राजधानी क्या होती थी? परिवर्तित होती रहती थी। 6 महीने के लिए ग्वालियर और उसके बाद 6 महीने के लिए इंदौर हो जाती थी। ओके, अगर स्टेट बी के हम प्रमुख की बात करें तो स्टेट बी के प्रमुख थे लीलाधर सेठ। कौन थे? लीलाधर सेठ। ये सारी चीजें आपको रटनी है। ओके, ये हो गया आपका स्टेट बी। अब हम आते हैं स्टेट सी में। स्टेट सी, ये है आपका स्टेट सी। क्या है ये? स्टेट सी। स्टेट सी में उत्तर की रियासतों को शामिल किया गया था। उत्तर की रियासतों में विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य भी शामिल था। विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य। विंध्य प्रदेश जो कि 38 रियासतों से बना एक प्रदेश था। विंध्य प्रदेश में कितनी रियासतें थी? 38 रियासतें। ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा कि स्टेट ए में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, स्टेट बी में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे और स्टेट सी में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो स्टेट सी में उत्तर की रियासतों को शामिल किया गया था। इसमें भोपाल राज्य भी शामिल था और साथ ही विंध्य प्रदेश भी शामिल था। विंध्य प्रदेश जो कि 38 रियासतों से बना एक प्रदेश था। और इसके अलावा अगर राजधानी की बात करें तो विंध्य प्रदेश की राजधानी थी रीवा। ओके, विंध्य प्रदेश का क्षेत्र आपको ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गई स्थिति 1947 से लेकर 1956 की, जब तक कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन नहीं हो गया। ओके, तो इतनी चीजें आप याद कर लेंगे। अब मैं आपसे पूछ लेती हूँ कुछ सवाल जो कि मैंने आपको पहले बता चुके हैं। वो सवाल है, पहला, मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? दूसरा सवाल, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है? तीसरा सवाल, मध्य प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? अगला सवाल, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? अगला सवाल, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? ये रहे आपके कुछ सवाल। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो ये हो गया आपके 1956 तक की स्थिति। अब अगले वीडियो में हम 1956 से लेकर 2000 तक की स्थिति का अच्छे से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।